A very good noon to each and every one of you. I am Richa Sharma and I welcome you once again to परचम। चलिए आज के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। आज है 2 मई 2024 और अगर हम पंचांग के हिसाब से चले तो वैसाख महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है यानी चांद छोटा होगा। आज नवमी है। आप बोलोगे मैम कल सप्तमी पढ़ाई थी, आज नवमी आ गई, अष्टमी कहाँ चली गई बीच में से? तो देखिए सूर्योदय की तिथि ली जाती है। कल सूर्योदय के समय सप्तमी थी लेकिन बाद में बहुत जल्दी तिथि चेंज हो गई थी। आज सूर्योदय के समय नवमी आई है। हिंदी कैलेंडर में, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से इस तरह की चीजें होना आम है। चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करें उससे पहले हम कल जाते जाते जो आपसे क्वेश्चन किया गया था उसका आंसर डिस्कस करेंगे, फिर आज के करंट अफेयर पे यानी सेकंड के सीए पे मूव करेंगे। कल का यानी 1 मई का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए था, हु इज द रिसिपिएंट ऑफ 2024 गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज फ्रॉम एशिया ऑल्सो नोन एज ग्रीन नोबल। ग्रीन नोबल कहे जाने वाले गोल्डमैन एनवायरमेंट प्राइज के विनर या विजेता एशिया से कौन व्यक्ति रहे? एंड द आंसर इज अशोक शुक्ला, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं। सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे तो आज रैंडमली मैंने एक रिस्पांस पिक किया है, किसका है पता नहीं, @बिट्टोलिट। चलिए मैंने पूछा था मिनिस्टर ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ये जो यूनियन मिनिस्ट्री है कौन इसको हेड करते हैं? तो हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया वही इसको लीड करते हैं। ठीक है, नोबेल प्राइज कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? क्योंकि हम ग्रीन नोबेल की बात कर लिए थे कल तो इसलिए मैंने पूछा बताइए कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? 6 कैटेगरीज में। ओरिजिनली जब शुरू हुआ था तो 5 में था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, पीस एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक्स को बाद में ऐड किया गया था। देन आई हैड आस्क्ड यू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है उसको हेड कौन कर रहे हैं? बिकॉज कल हमने बात की थी SAT की, आज उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछूंगी तब आंसर दीजिएगा। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं जो हेड कर रहे हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को। अगर आपको एनवायरमेंट रिलेटेड कोई भी कंसर्न होता है, कोई अपील करनी होती है, आप ग्रीन ट्रिब्यूनल में कर सकते हैं। इंडिया ने वर्ल्ड कप 2011 जो लास्ट वर्ल्ड कप जीता था इंडिया ने, उसकी हम बात कर रहे थे, तो किसको हराया? श्रीलंका को हराया वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में 2011 के अंदर इंडिया ने लास्ट वर्ल्ड कप जीता था क्रिकेट का। देन हम बात कर रहे थे प्रोफेशनल स्क्वॉश टूर की, तो प्रोफेशनल स्क्वॉश टूर से हाल ही में एक खिलाड़ी ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था और उनका नाम क्या है? सौरव घोषाल इज द नेम ऑफ दैट पर्सन। ठीक है जी, एंड इसके लिए थैंक यू ईस्ट ऑफ वेस्ट, रिचा मैम इज द बेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। जब पढ़ने वाले अच्छे स्टूडेंट मिल जाएं, टीचर को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। दिस इज द ओनली रीजन आई केम अप इन डेली सीए, बिकॉज मुझे सिंसेरिटी ऑफ स्टूडेंट्स दिखी थी, राइट? चलिए आते हैं आज के सीए पे। 2 मई को एक डे आता है, बहुत सुपर इंपॉर्टेंट डे मैं नहीं बोलूंगी पर एक बार देखने जैसा है, वर्ल्ड टूना डे। टूना फिश होती है, वर्ल्ड टूना डे 2 मई को आता है। कल हमने किया था वर्ल्ड लेबर डे, राइट? तो लेबर टूना फिश खा रहे हैं, इस तरह से आप एसोसिएट कर लीजिए, फर्स्ट के बाद सेकंड आपको याद रह जाएगा। चलिए ये जो डे है वर्ल्ड टूना डे, टूना फिश की इंपॉर्टेंस और कैसे हम सस्टेनेबल फिशिंग प्रैक्टिसेस आगे बढ़ाएं, इसके लिए यूनाइटेड नेशंस ने इस दिन को ऑब्जर्व करना शुरू किया या अनाउंसमेंट किया 2016 से। और टूना फिश जो है ओमेगा 3 में बहुत रिच होती है, विटामिन B12 में बहुत रिच होती है, काफ़ी तरह के मिनरल्स, प्रोटीन्स होते हैं। सस्टेनेबल फिशिंग को फोकस में रखते हुए वर्ल्ड टूना डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है जी, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट देखते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आ रहा है आकाशवाणी से रिलेटेड। ये है आकाशवाणी, ये वही आकाशवाणी है। आकाशवाणी को अपनी नई डायरेक्टर जनरल मिली है, आकाशवाणी न्यूज को। आकाशवाणी न्यूज की नई डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? मौसमी चक्रवर्ती। मौसमी चक्रवर्ती। देखिए आकाश, मौसम का आइडिया आकाश से लग जाता है ना, बादल आ रहे हो तो पता है बारिश होगी, धूप खिली है तो बहुत गर्मी होने वाली है, आकाश से मौसम का आइडिया लग जाता है। तो आकाशवाणी और मौसमी, बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनाया है। शी हैज अज्यूम्ड द रोल ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी न्यूज। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने रिप्लेस किया है वसुधा गुप्ता जी को, जो कि प्रिंसिपल डायरेक्टर थी, एंड शी हैज सुपर एन्यूएटेड। उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, अब इन्होंने उनकी जगह ले ली है। ठीक है जी, चलिए इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एक और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट। इतनी प्यारी मुस्कुराहट के साथ में वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन जी हैं, जो कि बन चुके हैं वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी। हमने कल ही देखे थे चीफ ऑफ इंडियन नेवी की कमान किन्होंने संभाल ली है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने ले ली है। और उनके अंडर में कौन रहने वाले हैं? उनके जस्ट एक पोजीशन नीचे वाइस एडमिरल, वाइस चीफ ऑफ इंडियन नेवी कौन है? कृष्ण स्वामीनाथन। कृष्णा। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी जी 3 बार पाठ करते हैं त्रिपाठी जी,
हाँ, 3 बार पाठ करते हैं। और किसका पाठ करते हैं? उनके नीचे में कृष्णा जी हैं। तो पाठ और कृष्णा एक साथ में है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी और कृष्णा स्वामीनाथन दोनों साथ में, याद रखिएगा। यहीं पे पहला सवाल आपके लिए आ रहा है, ध्यान दीजिएगा देवियों और सज्जनों। हाँ, क्या क्वेश्चन है? बता दीजिए मुझे वाइस चीफ इंडियन आर्मी के, इंडियन एयरफोर्स के। ठीक है, चीफ नहीं पूछूंगी, अब तो रट गए होंगे। सो जैसे वाइस चीफ हमने देखे नेवल स्टाफ के कृष्ण स्वामीनाथन जी, इसी तरह से आप मुझे इंडियन एयरफोर्स के बता दीजिए, इंडियन आर्मी के बता दीजिए। राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एवरीवन। ऑलराइट, अब एक और अपॉइंटमेंट इस पे अभी मूव करूं, उससे पहले नेवी से नहीं, इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड एक और अपॉइंटमेंट आया। एयर मार्शल नागेश कपूर, एयर मार्शल नागेश कपूर जी का 1 मई को अपॉइंटमेंट्स आए हैं काफी सारे ना। सो ही हैज अज्यूम द अपॉइंटमेंट ऑफ एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ट्रेनिंग कमांड। देखिए, इंडियन एयरफोर्स जो है उसकी टोटल कितनी कमांड्स हैं? उसकी 7 कमांड्स हैं। देश में अलग अलग हेडक्वार्टर्ड कमांड्स हैं, जहां से कुछ एक एरिया रीजन स्पेसिफिक चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है। तो इन सारे कमांड्स में एक ट्रेनिंग कमांड होती है, जैसे हमने नेवी के केस में भी देखा हुआ है, आर्मी के केस में भी देखा हुआ है। सो इंडियन एयरफोर्स की ट्रेनिंग कमांड कौन सी है? बेंगलुरु, बेंगलुरु वाली ट्रेनिंग कमांड है। और वहां पे कमांडर इन चीफ, यानी वहां के सबसे प्रमुख जो लीडर है, वो कौन बने हैं? एयर मार्शल नागेश कपूर बने हैं। ठीक है, सो नाग, आई एम नॉट ट्राइंग टू डिसरिस्पेक्ट, अलाउ मी टू गिव यू अ निमोनिक कि नागेश कपूर से आप क्या ले सकते हो? नाग ले सकते हैं। नाग से अब हम इंडियन एयरफोर्स जो है उसको नाग ट्रेन करेगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आप एसोसिएशन बना सकते हैं। तो अब जो 7 हमारी कमांड्स हैं इंडियन एयरफोर्स की, उस पर जरा सी नजर डालिए, इंपॉर्टेंट होता है ये पोर्शन। ऑफकोर्स डिफेंस वाले बच्चों को तो पता होना ही चाहिए, बाकियों को भी पता होना चाहिए, दिस इज नॉट जस्ट फॉर डिफेंस। सो ऊपर से शुरू करते हैं, देखिएगा ये वेस्टर्न नेवल, ये वेस्टर्न एयर कमांड है। वेस्टर्न एयर कमांड हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ईस्टर्न एयर कमांड शिलोंग, राइट। फिर नागपुर के अंदर मेंटेनेंस कमांड है, राइट। सो जितने भी एयरफोर्स से रिलेटेड मेंटेनेंस के वर्क होते हैं मेनली यहाँ से लीड किए जाते हैं। ट्रेनिंग कमांड हमने बेंगलुरु देखी। देन सदर्न एयर कमांड तिरुवनंतपुरम में है। वेस्टर्न हमने न्यू दिल्ली की देखी, सदर्न तिरुवनंतपुरम की, ईस्टर्न शिलोंग की। और अगर आप सेंट्रल एयर कमांड देखोगे प्रयागराज, और फिर एक आती है साउथ वेस्टर्न गांधीनगर। ठीक है, तो ये टोटल मिलाकर के 7 एयर कमांड्स हो जाती है हमारे इंडियन एयरफोर्स की, जिसमें एक मेंटेनेंस कमांड, एक ट्रेनिंग कमांड अलग से मेंशन की गई है। ठीक है, तो भाई जिसने भी कोविड-19 के दौरान वैक्सीन लगाई है, थोड़ा आपके लिए न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। एक खतरे की बात सामने आई है दैट एस्ट्राजेनेका, एक कंपनी है जो वैक्सीन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल थी, वैक्सीन से रिलेटेड है। एस्ट्राजेनेका ने डिक्लेयर किया है, एडमिट किया है, मंजूरी कर दी कि हाँ जी भाई ऐसा हुआ है। कोविड वैक्सीन्स रेयर साइड इफेक्ट। सो हमने जो भी कोविड वैक्सीन्स लगवाई हैं उनके अंदर एक पॉसिबल रेयर साइड इफेक्ट हो सकता है, और वो ये है कि हमारे खून के थक्के, यानी कि ब्लड क्लॉट कहीं भी हो सकता है एबनॉर्मली। हमारे जो प्लेटलेट काउंट्स हैं वो एकदम से ड्रॉप हो सकते हैं। सो दिस इज अ रेयर बट अ पॉसिबल डिसऑर्डर और साइड इफेक्ट ऑफ कोविड-19 वैक्सीन्स। सो जहां ये खतरे की घंटी बजा दी गई है, वहीं पे इंडियंस जो हम हैं, जो पानी पूरी के मसाले, पसीने, चाट खाते हुए बड़े हुए हैं, हमारे लिए इतना ज़्यादा खतरा नहीं है, बिकॉज हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी थोड़ी स्ट्रांग है। सो साउथ एशियंस, पर्टिकुलरली इंडियंस में ये रेयर डिसऑर्डर होने के चांसेस और भी रेयर हैं। ठीक है, और फिर तो जो होना है वो होना है, बॉडी में वैक्सीन तो जा चुकी है, अब घबरा के क्या फायदा। सो एस्ट्राजेनेका ने एडमिट किया है इट्स वैक्सीन कॉजेज क्लॉटिंग, राइट। एंड एस्ट्राजेनेका की ये जो वैक्सीन है, जिसको डेवलप किसने किया था? ये तो कंपनी है जिसने मास स्केल प्रोडक्शन किया और बेचा, लेकिन डेवलप किसने किया? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने किया। उससे पॉसिबल हो सकता है साइड इफेक्ट ब्लड क्लॉटिंग का एंड लो प्लेटलेट काउंट का। जैसे डेंगू के केस में प्लेटलेट्स गिरते हैं ना, ऐसे यहाँ भी गिर सकते हैं। इंडिया में सेम वैक्सीन जो थी, सेम फॉर्मुलेशन थी, वो कौन लेकर के आया? पुणे बेस्ड सीरम इंस्टीट्यूट, है ना। और किस नाम से? कोविशील्ड। तो कोविशील्ड वालों नहीं घबराइएगा, आई एम जस्ट किडिंग। अब ठीक है, जब होगा जैसा होगा देखा जाएगा। सो 175 करोड़ पीपल आपके साथ हैं। और कौन सा साइड इफेक्ट है? टीटीएस सिंड्रोम। व्हाट इज दैट सिंड्रोम कॉल्ड एज? टीटीएस, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। इस सिंड्रोम का नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा, बट लाइक आई टोल्ड यू वेरी रेयर,
इन इंडिया, और साउथ एशियंस में और इंडियंस में कंपेयर टू यूरोपियंस। यूरोप के जो नागरिक हैं, यूरोप के जो सिविलियंस हैं, वहाँ पे होने के चांसेस ये रेयर डिसऑर्डर के हमसे कंपेरेटिवली ऑलरेडी रेयर है, फिर भी वहाँ चांसेस ज़्यादा हैं, हमारे यहाँ रेयर में भी रेयर हो गया। चलिए स्पोर्ट्स की तरफ थोड़ा सा रुक कर लेते हैं, और एक जो न्यूज़ आ रही है वो ये कि 2025 में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो है BWF, उनका जूनियर चैंपियनशिप, वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप होगी, और उसको होस्ट कौन करेगा? इंडिया में गुवाहाटी करेगा। ओके, सो इंडिया में जो गुवाहाटी है, इट विल बी होस्टिंग 2025 BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप। और कहाँ होगा ये? सो न्यूली क्रिस्टन्ड नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, वहाँ पे गुवाहाटी के अंदर इसको होस्ट किया जाएगा। और लास्ट टाइम इंडिया दूसरी बार ही होस्ट करेगा इस जूनियर चैंपियनशिप को। इससे पहले हमने 2008 में पुणे के अंदर इसको होस्ट किया था, तब हमारे यहाँ से एक सितारा बन के उभरी थी साइना नेहवाल। इंडियाज ओनली गोल्ड मेडल इन जूनियर मेजर्स साइना नेहवाल लाई थी 2008 में पुणे में, जो हमने होस्ट की थी जूनियर BWF चैंपियनशिप। ठीक है, साथ ही साथ एक और इन्फॉर्मेशन है, ध्यान दीजिएगा, 2026 में 2026 में BWF की जो दो इम्पॉर्टेंट टूर्नामेंट्स बोल दीजिए, ट्रॉफीज बोल दीजिए, एक है थॉमस कप, एक है उबर कप। ये दोनों कहाँ खेले जाएंगे 2026 वाले? ये जा चुके हैं डेनमार्क। सो द वेन्यू हैज बीन डिसाइडेड, डेनमार्क कंडक्ट या होस्ट करेगा 2026 का उबर कप एंड थॉमस कप, राइट। BWF के प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक होयर लार्सन। सो दिस वाज द न्यूज़ फॉर यू पीपल। ओके, देन अब T20 वर्ल्ड कप का सीजन शुरू होने ही वाला है, तो BCCI ने अनाउंस कर दिया है हमारा 15 मेंबर स्क्वाड। तो 11 तो हमारे खिलाड़ी हो गए, 4 हमने जो रिजर्व अनाउंस करते हैं वो अनाउंस किए हैं। सो टोटल चेयरमैन जो है सिलेक्शन कमेटी के, कौन है भाई? अजित आगरकर। सो वो ही वॉज द चेयरमैन, और ये सिलेक्शन कमेटी ने टोटल 15 मेंबर्स को लिस्ट डाउन कर दिया है। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो कि होस्ट कौन करेगा? कौन करेगा? USA एंड वेस्ट इंडीज। कई बार अब तो हमने बात कर ली, राइट। लीडर कौन रहेंगे हमारी टीम के? कैप्टन, कप्तान रोहित शर्मा, वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या विल बी द वाइस कैप्टन। विकेट कीपर ऋषभ पंत, काफी बड़े ब्रेक के बाद, एक्सीडेंट के बाद अब लौट करके आ रहे हैं। ऋषभ पंत विल बी टेकिंग केयर ऑफ विकेट कीपिंग। और ये हमारा जो पहला मैच होगा T20 वर्ल्ड कप के अंदर इंटरनेशनल में, वो न्यूयॉर्क के अंदर होगा आयरलैंड के अगेंस्ट। इंडिया का पहला मैच इन दिस कप अगेंस्ट आयरलैंड। तो देखिए, विकेट कीपर में ऋषभ पंत का नाम भी है और संजू सैमसन का नाम भी है। रोहित शर्मा इज द कैप्टन एंड हार्दिक पांड्या विल बी द वाइस कैप्टन। और बाकी ये लोग हैं रिजर्व्स में, 4 लोगों का नाम भी शामिल है। गॉट इट? पूरी टीम का नाम रटने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है जी, क्यों रटेंगे हम? नहीं जरूरत है। अगर आप मैच के शौकीन हो, मैच खेल, वैसे ही आपका ध्यान चला जाएगा। नहीं हो, बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाए अगली न्यूज पे। इंपॉर्टेंट न्यूज है। इंपॉर्टेंट न्यूज सिर्फ करंट के एंगल से नहीं है, बाकी स्टैटिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं। इंडिया टू होस्ट 46th एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। अच्छा, यहीं पे ना, बिफोर आई फॉरगेट, एक क्वेश्चन है आपके लिए। अभी जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अपॉइंट हुए हैं, है ना, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, कौन से नंबर के नेवल चीफ हैं ये? ठीक है, कोई नंबर होता है ना कि ये 4th नंबर के बने, 20th नंबर के बने, 25th नंबर के बने, कौन से नंबर के नेवल चीफ हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी? बताइएगा। ठीक है, चलिए। So India to host 46th Antarctic Treaty Consultative Meeting। Antarctic Treaty क्या है ये आपको समझना है, और इसी के लिए मैंने कहा ये न्यूज़ थोड़ी स्टैटिक के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। एनी विच वेज, एंटार्क्टिक ट्रीटी की जो कंसल्टेटिव मीटिंग है, 46th एडिशन ऑफ दिस मीटिंग, who will be hosting it? Which nation will be hosting it? India will be hosting it। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थ्रू, किसके थ्रू? इंडिया में एक इंस्टीट्यूशन है, एक सेंटर है, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। सो इसके थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस होस्ट कर रहा है एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग। ओके, और साथ में कमिटी ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी इन्वॉल्व है। कमिटी ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जो है,
इस मीटिंग के लिए अपने सुझाव देती है, कंसल्टेशंस देती है, राइट। और ये मीटिंग कहाँ होगी? वेन्यू इज इंपॉर्टेंट, कोची केरला के अंदर होगी। कहाँ होगी? कोची केरला में, मई के अंदर ही होगी, बाय द एंड ऑफ मई। नाउ इस मीटिंग का मेन पर्पस क्या है कि किस तरह से हम ये जो एंटार्क्टिक वाला एरिया है उसको रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिसर्च हुआ, पीस से रिलेटेड रिसर्च हुआ, साइंटिफिक कोलैबोरेशन हुआ, इसके लिए और बेटर कैसे यूज कर सकते हैं, ये तो इसका मेन पर्पस है। अब हमें जो समझना है उस एंटार्क्टिक ट्रीटी को समझना है, कब साइन हुई, कहाँ साइन हुई, मेन पर्पस क्या है इस एंटार्क्टिक ट्रीटी का, क्या कहती है ये ट्रीटी, राइट, इंडिया का क्या सीन है इसके अंदर, ये सब समझते हैं। देखिए, एंटार्क्टिक ट्रीटी जो है वो साइन की गई थी 1959 में, ये पूरा स्टैटिक पोर्शन है, पर अच्छे से देखिएगा इसको। और जो भी ये सिविल्स वाले बच्चे होते हैं ना, स्टेट सिविल्स या यूपीएससी सिविल्स, जब मैं कहती हूँ कि करंट की कुछ न्यूज़ आपको डिटेल में पढ़नी होती है, दिस इज वन सच एग्जाम्पल। ओके, जहां हमने न्यूज़ पढ़ ली, अब उसमें मैं डिटेल में आपको कोई चीज़ बता रही हूँ, बस यही आपको एडिशनल पढ़ना होता है, बाकी न्यूज़ वही रहती है, बाकी सारे बच्चे आपको तो पढ़ना ही है ये वाला पॉइंट। सो इट वाज साइंड इन 1959 इन वॉशिंगटन डीसी। कब साइन हुई थी एंटार्क्टिक ट्रीटी? 1959 में वॉशिंगटन डीसी में हुई थी। इनिशियली 12 कंट्रीज थे, आज की बात करें तो 56 कंट्रीज हैव साइंड दिस ट्रीटी। ओके, एनफोर्समेंट में 61 में आई थी ये 2 साल बाद। अब ये ट्रीटी क्या बोलती है? ट्रीटी बोलती है कि एंटार्क्टिका नॉन मिलिट्री जोन है, कोई भी देश अपनी मिलिट्री जो जो इस पे साइन कर देते हैं अपनी मिलिट्री वहां पे नहीं लगाएगा, ठीक है। तो वॉर कंडीशन नहीं बनानी है हमको, यहाँ पे मिलिट्री जोन नहीं बनाना है। ये जो एरिया है एंटार्क्टिका का वो पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज होगा। आपको साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने हैं, एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ प्रोटेक्शन करना है ना, जो बाकी जैसे कई जगहों के वहाँ पे साइंस स्टेशंस लगे हुए हैं, रिसर्च से स्टेशंस लगे हुए हैं, वहां जाकर हम रिसर्च करते हैं, राइट। तो उसको आप पीसफुल पर्पसेस से यूज कर सकते हो। ये मेन क्रक्स था एंटार्क्टिका ट्रीटी का। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब ये जो कमिटी फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन सीईपी है, ये इस्टेब्लिश की गई थी, और इसका मेन काम क्या है? ये एंटार्क्टिक ट्रीटी कंसल्टेटिव मीटिंग्स जो होती हैं उनमें अपना एडवाइस देती है कि कैसे एंटार्क्टिका को कंजर्वेशन वगैरह के सेंस में देखा जाए। परमानेंट सेक्रेटेरिएट जो ये अटलांटिक ट्रीटी का है, यानी हेड ऑफिस जिसे हम बोलते हैं, परमानेंट सेक्रेटेरिएट मतलब हेडक्वार्टर, जहां से मेन एडमिनिस्ट्रेटिव काम देखे जाते हैं, कोऑर्डिनेट किए जाते हैं, ब्यूनोस एयरीज अर्जेंटीना है, ठीक है। तो एंटार्क्टिक ट्रीटी समझ में आ गई। अब आओ इधर एनसीपीओआर। हमने कहा था ना कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एनसीपीओआर के थ्रू ये सारी मीटिंग कोऑर्डिनेट करेगा। तो एनसीपीओआर क्या है? नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज की एक नोडल बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है रिसर्च के लिए पोलर एरियाज में, आर्कटिक और एंटार्क्टिक, आर्कटिक ऊपर और एंटार्क्टिक, देन हिमालयन रीजन में, सदर्न ओशन में, इन एरियाज में अगर कोई रिसर्च कंडक्ट करना है तो इंडिया की तरफ से कौन सी नोडल बॉडी होती है, रिस्पॉन्सिबल बॉडी होती है? एनसीपीओआर। और ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है, हेडक्वार्टर्ड कहाँ है? गोवा में, वास्को द गामा के अंदर। अब आओ जरा मैप, ये एंटार्क्टिका दिख रहा है आपको, आईसी है पूरा, राइट। यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा साइंस स्टेशन था, पहले ये पढ़ लो चलो, उसके बाद दिखाती हूँ। So India has been a consultative party to Antarctic Treaty since 1983. 1983, 1985 से याद कर रहा था वापस से, मेरा बर्थ ईयर 1985। 2 साल पहले इंडिया एंटार्क्टिक ट्रीटी में कंसल्टेटिव पार्टी बना, और उसी साल हमने हमारा पहला एंटार्क्टिक रिसर्च स्टेशन स्टार्ट किया, दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम जी? दक्षिण गंगोत्री। अब ये डीकमीशन कर लिया गया है, अभी ऑपरेशनल नहीं है यहाँ पे इधर, ठीक है। सो दक्षिण गंगोत्री हमारा सबसे पहला साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन यहाँ पे होता है, और एट प्रेजेंट हमारे 2 रिसर्च स्टेशन हैं एंटार्क्टिका के अंदर ऑपरेशनल। एक मैत्री है जो 1989 में हमने शुरू किया, और दूसरा है भारती 2012 में। मैत्री यहाँ पे, भारती इस जगह, ठीक है। सो मैत्री और भारती 2 साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन हमारे अब वहाँ पे ऑपरेशनल है। क्लैरिटी मिल गई पूरी अटलांटिक ट्रीटी के बारे में, इंडिया का सीन क्या है। ओके, अगली न्यूज पे बढ़ते हैं। अगली न्यूज आ रही है आईक्यू एयर के थ्रू। आईक्यू एयर एक इंडेक्स रिलीज करता है, यूजुअली एयर क्वालिटी से रिलेटेड रैंक्स रिपोर्ट्स रिलीज करता है, और उसने बोला है कि भाई काठमांडू ने टॉप किया है लिस्ट ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज इन द वर्ल्ड। काठमांडू सबसे ज्यादा पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड बन के लिस्ट की गई है, और वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वार्निंग्स भी इशू की है कि बाहर निकले तो मास्क पहन के निकलिए, एयर पोल्यूशन इतना ज्यादा वहां पे दर्ज किया गया है। काठमांडू टॉप्स द लिस्ट ऑफ सिटीज विद अनहेल्दी एयर इन द वर्ल्ड एज पर आईक्यू एयर। हम भी बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, काठमांडू के बाद नंबर नई दिल्ली का ही है। सो सेकंड वर्स्ट एयर क्वालिटी अगर हम बोलें, मोस्ट अनहेल्दी,
सेकेंड नंबर पे दिल्ली है, थर्ड नंबर पे चियांग माई थाईलैंड का, फोर्थ नंबर पे वियतनाम का हनोई, फिफ्थ पे थाईलैंड का बैंकॉक। तो आप तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पे काठमांडू, सेकेंड पे न्यू दिल्ली और थर्ड पे थाईलैंड का चियांग माई। ओके, चलते हैं अब जिम्बाब्वे, अफ्रीका में, सदर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं बोल रही, साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री, सदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में चलते हैं, वहां एक देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे करीब करीब 2 दशकों से, 20 इयर्स से अपनी करेंसी के वीक होने का खामियाजा भुगत रहा है, राइट उनका। और उन्होंने इस दौरान बहुत सारी करेंसीज इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की है ताकि अपनी इकोनॉमी को थोड़ा संभाल सकें, अपनी करेंसी को एक स्ट्रॉन्ग करेंसी की तरह एस्टैब्लिश कर सके, पर अभी तक ऑल हैज बीन इन वेन, सब कुछ फेल ही रहा है। तो अब जिम्बाब्वे ने एक और करेंसी इंट्रोड्यूस की है, जिग, ZIG, जिम्बाब्वियन गोल्ड। सो गोल्ड पे बेस्ड ये करेंसी है, राइट, गोल्ड रिजर्व्स के ऊपर बेस्ड। तो जिम्बाब्वे ZIG इज वर्ल्ड्स न्यूएस्ट करेंसी, दुनिया में सबसे नई अगर कोई करेंसी अभी इंट्रोड्यूस हुई है तो ZIG हुई है। कहाँ की है? जिम्बाब्वे की है। और जो मनी क्राइसिस चल रहा है इस देश में, उसको रिजॉल्व करने की एक और कोशिश ये है। तो जिम्बाब्वे लॉन्चेस न्यू करेंसी ZIG, जिम्बाब्वे गोल्ड का शॉर्ट फॉर्म है ZIG। इससे ZI ले लिया, जिम्बाब्वे से गोल्ड से G ले लिया। सिक्स्थ करेंसी है जिम्बाब्वे की, कब से? 2009 से, जब जिम्बाब्वियन डॉलर जो था वो इतना बुरा क्रैश हुआ, अभी तक की हिस्ट्री का सबसे सिवियरेस्ट करेंसी क्रैश 2009 में जिम्बाब्वियन डॉलर का क्रैश था, मिलियंस क्रैश कर गया था ये। ओके, सो जिम्बाब्वे ने नई नई करेंसी रिप्लेस करना और सर्कुलेट करना शुरू किया ताकि डेप्रिसिएशन से हम बच सकें, लेकिन कई बार लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, कई बार वो वर्क नहीं की, और इलेक्ट्रॉनिकली ZIG को पहले इंट्रोड्यूस किया गया, अब फिजिकल करेंसी की तरह भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इट इज बैक्ड बाय कंट्रीज गोल्ड रिजर्व्स। तो अब जो सरकार है वो होपफुल है कि ये करेंसी वर्क करनी चाहिए। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न। चलिए, सो अगर हम जिम्बाब्वे की पोजीशन देखें, ये आपको अफ्रीका दिख रहा है, ये सदर्न पोर्शन, और यहाँ पे आप ये जिम्बाब्वे देख सकते हो, लैंडलॉक कंट्री है, राइट। एंड ऑफिशियली इसको रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे कहा जाता है। देन इट इज लाइक आई टोल्ड यू अ लैंडलॉक कंट्रीज, और जाम्बेजी और लिम्पोपो रिवर्स के बीच में पड़ता है ये, राइट। कौन कौन से देश हैं जो इससे अपना बॉर्डर शेयर करते हैं? सो देख लीजिए, बोत्सवाना, जाम्बिया, मोजाम्बिक, ओके, देन साउथ अफ्रीका, ये 4 देश मेजरली आपको देखने को मिलेंगे। सो जाम्बिया, बोत्सवाना, नमीबिया, साउथ अफ्रीका, राइट। अच्छा, नमीबिया के साथ में थोड़ा सा बिल्कुल बॉर्डर ये शेयर करते हैं, रिवर बॉर्डर आ जाता है। यस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट ये मैप में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, सॉरी फॉर ब्लॉकिंग योर व्यू। सो जाम्बिया, मोजाम्बिक, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, ये 4 तो हैं ही, और नमीबिया, नमीबिया के साथ में बिल्कुल थोड़ा सा बॉर्डर है लेकिन शेयर करते हैं, वाटर जो है वो बीच में थोड़ा आ जाता है। कैपिटल क्या है जिम्बाब्वे की? हरारे। और प्रेसिडेंट कौन है? एमरसन मनांगाग्वा, मनांगाग्वा, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, मनांगाग्वा, एमरसन मनांगाग्वा। देखो इमर्स हो रही है ना इनकी करेंसी की वैल्यू, इमर्स यानी डूबना, तो उससे एमरसन आप याद रख सकते हो जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट का नाम। चलिए अगली न्यूज पे चलेंगे, और इसके लिए अब हमको चलना पड़ेगा साउथ अमेरिका, नहीं नॉर्थ अमेरिका, आई एम सो सॉरी। अब हम इसके लिए कहाँ चलेंगे? नॉर्थ अमेरिका चलेंगे। पहले मैप पे आ जाओ, ये नॉर्थ अमेरिका, ये देखो ये कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका का, नीचे वाला जो हिस्सा है मेक्सिको साइड, मेक्सिको पे ही अगर आप देखोगे ये युटाकान पेनिनसुला आता है, ओके, मेक्सिको का टिप, युटाकान पेनिनसुला। इस युटाकान पेनिनसुला में यहाँ आप ये वाला हिस्सा देख रहे हो, दिस एरिया, अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं, इस वाले हिस्से को मैं आपके लिए जूम कर दूं, तो इस तरह का कुछ दिखेगा। और ये जो वाटर्स आप देख रहे हो, दिस इज शैटमल बे, शैटमल बे। और इस शैटमल बे के अंदर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है अभी तक का डीपेस्ट ब्लू होल,
वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल। अच्छा, ऐसा नहीं है कि पहली बार इस ब्लू होल पे नजर गई है साइंटिस्ट की, 2023 में भी इसको डिस्कवर किया गया था, लेकिन तब इसको वर्ल्ड का सेकंड डीपेस्ट कहा जा रहा था। लेकिन इसकी डेप्थ फर्दर रिसर्चर्स ने पता लगाई है और अभी तक टिप तक तो पहुंचे ही नहीं है, लास्ट पॉइंट तक तो पहुंचे ही नहीं है, फिर भी ये वर्ल्ड का डीपेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। ओके, और इसको नाम क्या दिया गया है? तामजा ब्लू होल। क्या नाम है? तामजा ब्लू होल। क्या होता है ब्लू होल मैं समझाऊंगी, पहले न्यूज देख लो। तामजा ब्लू होल वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल है जो कि डिस्कवर हुआ है मेक्सिको में। मेक्सिको में भी कहाँ? मेक्सिको के यूटाकान पेनिनसुला में। तो यूटाकान पेनिनसुला आपको पता होना चाहिए कहाँ है, मेक्सिको से जुड़ा हुआ है, और उसके भी शेटमाल बे। ओके, शेटमल बे, चेटुमल बे, जैसे भी आप इसको पढ़ें। सो वर्ल्ड का डीपेस्ट है ये। और 1380 फीट, जब लास्ट ईयर इसको देखा गया तो करीब 900 फीट इसकी गहराई बताई जा रही थी, लेकिन ऑलरेडी 1380 फीट डीप इसको देख लिया गया और अभी और फर्दर इसकी डेप्थ बचती है बिलो द सी लेवल खोजी जानी। राइट, तो ये जो एक तरफ देखिएगा, अगर आपको युटाकान पेनिनसुला की लोकेशन पूछ ली जाए तो एक तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको आता है और दूसरी तरफ कैरेबियन सी आती है इसके। ठीक है, एक तरफ क्या आएगा? गल्फ ऑफ मैक्सिको। कैसे समझाएं आपको? इस वाले पे गल्फ ऑफ मैक्सिको विजिबल है पेनिनसुला के ऊपर, और इस वाले पे आपको कैरेबियन सी विजिबल है। बस इन दोनों के बीच में आ जाता है आपका ये पेनिनसुला। ऑलराइट, यूटाकान पेनिनसुला, मैक्सिको याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो ब्लैक होल है, सॉरी ब्लू होल है, व्हाट इज दिस ऑल अबाउट? देखिए, आपने कभी क्रस्ट टाइपोग्राफी के बारे में सुना है या क्रास्ट लैंडफॉर्म्स के बारे में सुना है? ऐसे पत्थर जो कि सॉल्युबल होते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए हो गए, लाइमस्टोन से बने हुए हो गए, है ना, इस तरह के जो पत्थर होते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर की वजह से वो बीच बीच में से वो पत्थर गल गल के वाटर में मिक्स हो जाते हैं, और जो सॉल्युबल नहीं होते और जो सॉल्युबल होते हैं, इनके कॉम्बिनेशन से कुछ केव्स बन जाती हैं। राइट, कुछ इस तरह की आकृतियां बन सकती हैं। तो वो वाटर के अंदर भी कोई सुरंग हो सकती है, और ऐसी भी हो सकती है वर्टिकल, जो ऊपर से तो खुली है, बिकॉज यहाँ से वो जो पत्थर था वो सॉल्यूबल हो चुका है, और नीचे अब ये वाले सारे जो रॉक्स हैं ये सॉल्यूबल नहीं है, इतना इतना एरिया सॉल्यूबल था। तो इस तरह से ये एक वर्टिकल केव जैसा बन जाता है, कई बार एक टनल जैसा बन जाता है। तो इसको हम कास्ट प्लेटफॉर्म रीजन्स या कास्ट लैंडफॉर्म्स कहते हैं। तो ये अंडर सी जब होते हैं तो ये सिंक होल बना देते हैं। तो इट इज अ टाइप ऑफ अंडर वाटर सिंक होल। पानी के अंदर, जैसे आप अगर अपने वाटर, जो अपनी किचन की सिंक होती है, अगर आप उसको पूरा ऊपर तक भर दो, राइट, और फिर आप नीचे से अपना वो जहाँ से ड्रेन होता है वो खोल दो, तो वो होल अलग से फील होगा ना। दिस इज दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, राइट। लेकिन यहाँ पे वाटर के अंदर बहुत ज्यादा करंट्स नहीं होते हैं, सिंक खोलोगे तो बहुत करंट बनेंगे, वहां करंट्स नहीं होते। करंट यानी पानी का मूवमेंट। वर्टिकल केव जैसा समझो, सिंपल भाषा में अगर हम बोलेंगे तो वर्टिकल केव है ये पानी है। ओके, यहाँ पे ये होल दिख रहा है बिकॉज नीचे इस जगह पत्थर नहीं है, सीबेड नहीं है, यहाँ पे आसपास आपको दिख जाएगा सीबेड या बॉटम। ओके, तो टिपिकली लो लाइंग कोस्टल कास्ट प्लेटफॉर्म रीजन होते हैं, लाइमस्टोन, कार्बोनेट रॉक्स, इन सब के बने हुए होते हैं, जो कि डिसॉल्व हो जाते हैं अंडरग्राउंड वाटर में ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इसी से ये वाला जो ब्लू होल है वो बना है। यूटाकान पेनिनसुला नॉर्थ ईस्टर्न प्रोजेक्शन है सेंट्रल अमेरिका के मैक्सिको वाले रीजन का, बिटवीन गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी ये लाई करता है। और ये पूरा जो यूटाकान पेनिनसुला है ये बना ही कोरलाइन और पोरस लाइमस्टोन रॉक से है। फाइन, यहाँ तक की न्यूज हो गई क्लियर? चलिए अगली न्यूज पे बढ़ेंगे, और अब हम चल रहे हैं कौन से जगह पे? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना साउथ अमेरिका के अंदर। सो अर्जेंटीना से जो पेलियोंटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने खोजी है एक ऐसी डायनासोर की स्पीशीज जो कि 90 मिलियन ईयर्स पहले रहता था, और वो हर्बीवोर था। ठीक है, क्या खाता था? पेड़ पत्ते खाता था। और उसकी स्पीशीज को क्या नाम दिया गया है देख लेते हैं। तो उसको नाम दिया गया है चैकिसॉरस नेकुल। ये नाम पकड़ लीजिए, चैकिसॉरस नेकुल। नकुल सहदेव थे, उससे कुछ मिलता जुलता है। सो अर्जेंटीन साइंटिस्ट ने अनवील की है डिस्कवरी ऑफ अ स्पीडी, स्पीडी यानी तेज दौड़ने वाला, 90 मिलियन और ओल्ड, मतलब उस समय पाए जाने वाला हर्बीवोर डायनासोर। ओके, मीडियम साइज का ये हर्बीवोर डायनासोर था, फास्ट रनर था, 90 मिलियन ईयर्स पहले रहता था, लेट क्रिटेशियस पीरियड है वो वाला, और इसका नाम दिया गया है चाकिसॉरस नेकुल। ओके, और इसके जो अवशेष हैं वो पेब्लो ब्लैंको नेचुरल
रिजर्व एरिया जो है वहाँ पे पाए गए हैं, और इसकी करीब 8 to 10 फीट लॉन्ग और 27 इंच हाई ये डायनासोर के डिमेंशंस, ये जो फॉसिल है वो डिमेंशंस देखे गए हैं। ठीक है, जो फॉसिल है उसके डिमेंशंस है। सो चैकिसॉरस नेकुल। चलिए, तो आज की न्यूज़ हो जाती है खत्म। अब हम जल्दी से देख लेते हैं क्या जो भी कुछ आपने पढ़ा है उसको अगर आपको पीडीएफ एक्सेस करना है तो आप कहाँ से कर सकते हो। आप जा सकते हो परचम के टेलीग्राम पे या फिर परचम की ऐप पे, दोनों जगह आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। बाकी कोई भी पीडीएफ अगर आपको चाहिए, वीकली सीए का, मंथली सीए का, मैगजीन, सवाल, ई बुक, किसी भी सब्जेक्ट के जो आप यूट्यूब पे पढ़ते हो, तो आपको वेबसाइट पे जाना होगा parchamclasses.in पे। और जब भी आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोडिंग उसी टाइम जनरेट हो जाता है, प्लीज डू नॉट रिफ्रेश द पेज, राइट। मेल भी किया जाता है, फिर भी आपको कोई क्वेरी कंसर्न्स आती हैं पीडीएफ रिलेटेड तो मेल किया कीजिए। अपनी पेमेंट रिसीट, जो भी आप 10 से लेके 40-50 रुपए तक का पेमेंट करते हो उसकी रिसीट, टाइटल ऑफ योर पीडीएफ, ये सब आप यहाँ भेजा कीजिए मेल पे, तो टीम आपको हेल्प करेगी। बाकी कोई क्वेरी कंसर्न्स हो कोर्सेज सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग जो परचम ऐप पे मिलते हैं तो आप पूछ सकते हो, परचम ऐप पे चैट भी कर सकते हो। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एसएससी का कोर्स जिन बच्चों ने ले रखा है परचम ऐप से, वो जनरल अवेयरनेस कोर्स हो या फिर मेरा इंडिविजुअल कोर्स हो या किसी भी टीचर का इंडिविजुअल कोर्स हो, अगर आपको कोई भी इंडिविजुअल क्वेरी पूछनी है सो आप इस हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। नाम लिख दीजिए सब्जेक्ट का, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी है, कंसर्न पर्सन फैकल्टी को भेज देंगे और रिस्पांस आपको भेज देंगे, या फिर आप मेल कर सकते हो। अगर ज़्यादा क्वेरी आएंगी तो डेफिनेटली लाइव सेशन लिया जाएगा, लेकिन अभी तक इतने महीनों में कोई ऐसी क्वेरी हमको मास क्वेरी नहीं मिली है। इंडिविजुअल क्वेरी है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट, ड्रॉप व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, ओके। अदरवाइज मेल करिएगा, आपको विद इन जैसे ही हम फैकल्टी को भेजेंगे, फैकल्टी रिस्पॉन्स करेगी, आपको हम फॉरवर्ड कर देंगे। चलिए जी, रिवीजन क्वेश्चन का टाइम आ चुका है। पहला क्वेश्चन आपके नजर किया जा रहा है, आंसर कीजिए। हु रिसेंटली अज्यूम द चार्ज ऑफ वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन बने हैं, बताइए। वाइस एडमिरल, यहीं से आपको ना इससे ही आंसर मिल जाता वैसे तो, है ना, क्योंकि जो आगे उपाधि लगती है तो कृष्णा स्वामीनाथन। वेयर इज वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल तामजा डिस्कवर्ड? अभी अभी पढ़ लिया ये तो हमने। मेक्सिको, मेक्सिको, ओके। देन where will the BWF Junior World Junior Championship be held in 2025? 2025 में BWF Junior World Championship कहाँ होगी? कहाँ होगी जी? इंडिया के अंदर होस्ट की जाएगी। इंडिया में भी कहाँ? गुवाहाटी में। Which country recently launched a new currency called ZIG? ZIG कौन से देश की करेंसी है? जिम्बाब्वे की करेंसी है, ओके। देखो बहुत कंफ्यूजिंग ऑप्शंस हैं, हाँ। देन दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। आज प्रीवियस डे के क्वेश्चन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि कल ही लिए हैं और एक दिन में ऐसे कोई बहुत नए क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, तो हम ऑल्टरनेट डे लिया करेंगे ताकि आपको वाकई में रिवीजन की फीलिंग आए, है ना। चलिए, आपका क्वेश्चन है हु रिसेंटली अज्यूम द चार्ज ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी न्यूज? जो भी आंसर है वो कॉमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगर कोई क्वेरी कंसर्न है तो लिख दीजिएगा। कुछ भी परचेज से रिलेटेड क्वेरी कंसर्न है तो मैंने आपको जगह बताई है, हेल्पलाइन नंबर, मेल या परचम ऐप चैट, राइट। जाते जाते एट द एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल थॉट, ये कल मैंने मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी शेयर किया था। अच्छा, बाय द वे, जो बच्चे मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज लॉट मेनी ऑफ यू कीप ऑन राइटिंग टू मी कि मैम हमें बहुत मुश्किल से मिला, सो रिचा शर्मा 2325 ये मेरा इंस्टा हैंडल है। मैं बहुत सुपर एक्टिव नहीं रहती हूँ, मतलब कुछ कुछ डाल देती हूँ। अगर आपको मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना है आप वहां मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो थॉट क्या है, पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ योर लाइफ विल नॉट बी एक्स्ट्रॉर्डिनरी, नहीं होगी ना। हमारी पूरी जिंदगी ऐसे थोड़ी है वाओ मोमेंट से भरी हुई है, वाओ मुझे ये अचीव हो गया, वाओ हम ट्रिप पे चले गए, वाओ ये हमने नई शॉपिंग कर ली, ऐसा थोड़ी होता है, राइट। सो बहुत सारे एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजों से या वाओ से भरी हुई नहीं है जीवन। मोस्ट ऑफ योर लाइफ विल बी सिंपल थिंग्स डन रेगुलरली। रोज उठना है, रोज पढ़ना है, रोज खाना है, रोज एक रूटीन फॉलो करना है। सबका जीवन इसी पे है। जो आप ट्रैवल व्लॉगर्स भी देखते हो ना कि अरे वाह आज ये यहाँ घूम रहे, आज भी वहां घूम रहे, उनकी लाइफ में भी एक मंडेन चंक है क्या, कि जहां भी वो घूम रहे हैं उसको रिकॉर्ड करना है, उसको एडिट करना है, उस पर राइट अप डालना है, उसको पोस्ट करना है। उनकी लाइफ में भी ऑर्डिनरी थिंग्स भरी पड़ी हैं, राइट। सो आवर लाइफ इज मेजरली a combination or a chunk of simple things done regularly. If you are not going to be happy, if you are only going to be happy when you're on vacation, after a lush payback, after a big career win, you are going to spend most of your life really dissatisfied. It made a lot of sense to me.
हमारी लाइफ में बड़ी बड़ी अचीवमेंट, बड़े बड़े चेंजेस बहुत थोड़े थोड़े आएंगे। आप साल में 2 बार घूम लोगे, 3 बार घूम लोगे, 4 बार घूम लोगे, वो भी अभी आप पढ़ रहे हो तो मुझे नहीं पता कितना घूम सकते हो, जैसे मैं भी बहुत कम ही जाती हूँ। आपका करियर का जो ब्रेक होता है वो आपको ऐसा नहीं है कि हर दिन मिलेगा, आपको कभी कभी मिल जाएगा, मेजर अचीवमेंट कभी कभी हो जाएंगे। अगर आप अपनी खुशी, अगर आप अपनी हैप्पीनेस सिर्फ इन वाव पे टिका के रखोगे, तो आप बताओ जरा, मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ में तो हम उदास से, बोरिंग से, वो हो कुछ ही नहीं है जीवन में, इस एटीट्यूड के साथ जी रहे हैं। इज इट वाइज? मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ इज दिस ओनली, यू आइदर लर्न टू लव द डे, सुबह उठे हो, बढ़िया भाई आज का दिन जीना है, राइट, और यू डोंट लर्न टू लव लाइफ एट ऑल, या फिर जीवन से ही प्यार करना नहीं सीखोगे कभी। सो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यारा सा मैसेज है ये, कि हमारी लाइफ ना छोटे छोटे रेगुलर स्पेल से मिलकर के ही बनी है, वो बड़े और वाओ स्पेल्स कभी कभी आते हैं। सो ट्राई एंड डिफ्रेंशिएट कि हमारी जो खुशी है ना, ये इन रेगुलरिटीज में आनी चाहिए, उसमें एक्सटैटिक फील करो, पर नॉर्मल में भी हैप्पी रहना सीखो। ये मुंह लटका, अरे बड़ी मोनोटोनस लाइफ है यार, हमें तो कुछ करना है, चलो आज बोर हो रहे हैं बाली कटवा लेते हैं ठीक है, आज बोर हो रहे हैं चलो शॉपिंग ही कर लेते हैं। सो ठीक है, ये सब भी ठीक है, लेकिन मेजरली आपके अंदर एक सेंस ऑफ ब्लिस, रूटीन लाइफ को लेकर के रहना चाहिए। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल आई मीट यू नेक्स्ट, दैट इज टुमारो एट 12 नून। और मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को आपके लिए मंथली सीए का जो एमसीक्यू रिवीजन होता है वो मैं ले आऊंगी, आज अगर नहीं आया तो कल तो आ ही जाएगा। ऑन दिस नोट, टाटा।